नमस्कार मेरे डर और सस्पेंस के शौकीन साथियों। मैं हूं आपका दोस्त अंतरिक और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अंतरिक ज्ञान पर। आज की रात मैं आपको ले चलूंगा एक ऐसे शहर में जहां हर मोड़ पर एक रहस्य छिपा है और हर घर की दीवारों में कोई ना कोई आवाज गूंजती है। कहानी है आदित्य की, एक साधारण लड़का पर जिसकी जिंदगी कुछ दिनों में एक ऐसे अंधेरे में डूब गई जहां से लौटना किसी सपने जैसा लगा। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारी अगली डरावनी कहानी की गूंज सबसे पहले आपके कानों तक पहुंचेगी। अब संभल जाइए, क्योंकि ये कहानी आपको अंदर तक हिला देगी। मेरा नाम आदित्य है और मैं देवगढ़ नाम के छोटे से शहर का रहने वाला हूं। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो कोई अफवाह नहीं, बल्कि एक सच्ची घटना है जिसने मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। यह घटना लगभग 7 साल पहले की है। हमारा परिवार गांव से देवगढ़ आया था क्योंकि पापा ने यहां मिठाई का कारोबार शुरू किया था। धीरे धीरे काम बढ़ने लगा तो मैं और मेरा भाई भी साथ काम करने लगे। हमने शहर में एक पुराना मकान किराए पर लिया, बड़ा लेकिन अजीब सा घर। जब पहली बार उस घर में कदम रखा तो मुझे एक अजीब सी गंध आई, जैसे किसी ने पुराना मांस या लकड़ी जलाई हो। मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। शाम को सबने खाना खाया और मैं थोड़ी देर के लिए छत पर चला गया। रात का सन्नाटा गहराने लगा था, ठंडी हवा में अंधेरा घुल चुका था और तभी मेरी नजर नीचे आंगन की तरफ गई। वहां एक औरत बैठी थी, काली साड़ी में, बिल्कुल चुपचाप, चेहरा अंधेरे में ढका हुआ। पहले तो लगा कोई मोहल्ले की औरत होगी, पर याद आया हम तो आज ही इस घर में आए हैं, किसी को जानते भी नहीं। तो फिर वो औरत यहां कैसे आई? और दरवाजा तो अंदर से बंद था। दिल जोर से धड़कने लगा। मैं धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरा, आंगन में पहुंचा, लेकिन वहां कोई नहीं था, बस हवा थी और सन्नाटा। मैंने चारों तरफ देखा, पर वो औरत गायब थी, जैसे कभी थी ही नहीं। मैंने खुद को समझाया शायद नजर का धोखा था और वापस कमरे में चला गया। धीरे धीरे सब सो गए, पर मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं मोबाइल देख रहा था कि तभी घुंघरू की आवाज आई, जैसे कोई औरत चल रही हो। वो आवाज पास आती जा रही थी, धीरे धीरे मेरे कमरे के दरवाजे के बिल्कुल पास तक। दरवाजा खुला था और फिर मैंने देखा वही काली साड़ी वाली औरत मेरे कमरे के आगे से गुजर रही थी। उसके पीछे किसी आदमी के कदमों की आहट थी। दोनों धीरे धीरे अंधेरे में खो गए। मेरे पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। मैं हड़बड़ाकर बाहर निकला, पर वहां कोई नहीं था, बस सन्नाटा और मेरे दिल की धड़कन। तभी पीछे वाले कमरे के दरवाजे पर ठक 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 जोर की आवाज आई। मैं पलटा, पर वहां कोई नहीं था। वो कमरा मकान मालिक का था, जो हमेशा बंद रहता था। कहते थे अंदर कुछ पुराना सामान रखा है, पर उस रात मुझे लगा वहां कुछ जरूर हिला था। क्या यह सब मेरे दिमाग का खेल था, या फिर उस पुराने घर में कोई था जो हमें देख रहा था? रात के करीब 12 बज रहे थे। घर के सारे लोग सो चुके थे, पर मुझे अब भी नींद नहीं आ रही थी। कमरे की दीवार पर 0 वॉट का छोटा बल्ब जल रहा था, जिसकी रोशनी बस इतना दिखा रही थी कि अंधेरा पास ही खड़ा है। मैं मोबाइल पर कुछ देख ही रहा था कि अचानक घुंघरुओं की वही आवाज फिर से आई। इस बार पहले से ज्यादा साफ, जैसे कोई औरत धीरे धीरे मेरे कमरे के बाहर चल रही हो। पैरों की आहट, कपड़ों की सरसराहट, सब कुछ बहुत पास से आ रहा था। दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने सिर उठाया, दरवाजे की तरफ देखा और देखा वही काली साड़ी वाली औरत धीरे धीरे मेरे कमरे के आगे से गुजर रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा अब भी अंधेरे में छिपा था, लेकिन उसकी चाल जैसे किसी मरे हुए की परछाई हिल रही हो। और तभी उसके पीछे एक आदमी की परछाई दिखी। वो भी धीरे धीरे चल रहा था, सिर झुका हुआ और अंधेरे में पूरा गायब होता जा रहा था। मैं डर के मारे कुछ सेकंड तक वहीं जम गया, फिर हिम्मत जुटाकर बाहर भागा, पर बाहर कोई नहीं था। चारों तरफ सन्नाटा, ठंडी हवा
और मेरे कदमों की गूंज। मैंने पूरा घर देखा, हर कमरा खाली था, लेकिन जैसे ही पीछे पलटा, पीछे वाले बंद कमरे के दरवाजे से ठक ठक की जोरदार आवाज आई। मैं रुक गया, सांस अटक गई। धीरे से पीछे देखा, दरवाजा वहीं था, बंद। मैं कुछ पल वहीं खड़ा रहा, फिर खुद को समझाया, नहीं ये सब मेरा वहम है। लेकिन तभी एक भयानक बदबू हवा में फैल गई, जैसे कोई मांस जल गया हो। नाक चुभने लगी, सांस लेना मुश्किल हो गया। मैंने सोचा शायद बाहर वाले खाली प्लॉट से बदबू आ रही होगी, वहां लोग कचरा डालते थे। तो खुद को शांत किया और बिस्तर पर लेट गया। आंखें बंद करते ही फिर वही आवाज, धीरे धीरे किसी के कदमों की आहट, जैसे कोई पास आ रहा हो। हर कदम के साथ मेरा डर बढ़ता जा रहा था। मुझे लगा जैसे कोई मेरे सिर के पास खड़ा है। और अचानक कानों में एक भारी सांसों की आवाज गूंज उठी। मैंने झटके से आंखें खोली, कोई नहीं था। लेकिन अब कमरे का दरवाजा खुला हुआ था, जबकि मैंने उसे अंदर से बंद किया था। दिल धड़कता हुआ मैं उठा, दरवाजा बंद किया और धीरे से बिस्तर पर लेट गया। कुछ ही देर बाद नींद आ गई, पर रात के बीच में फिर मेरी नींद टूटी। इस बार मुझे लगा कोई मुझे हवा में उठा रहा है, जैसे मेरा पूरा शरीर तैर रहा हो। डर के मारे मैंने आंखें खोली और देखा वो औरत और वो आदमी मेरे ऊपर झुके हुए हैं। उनके चेहरे अंधेरे में आधे दिख रहे थे, पर उनकी आंखें लाल चमक रही थीं। और तभी दोनों जोर से हंसने लगे। वो हंसी इतनी डरावनी थी जैसे पूरा कमरा कांप उठा हो। मैं जोर से चिल्लाया और अचानक मेरी आंख खुली। मैं अपने बिस्तर पर था, पर मेरा शरीर पसीने में भीगा हुआ था। हाथ और पैर ऐसे दर्द कर रहे थे जैसे किसी ने कस कर पकड़ा हो। मैंने चारों तरफ देखा, सब सामान्य था, सिर्फ दरवाजा खुला हुआ था। मैंने फिर खुद से कहा, शायद ये कोई डरावना सपना था। पर अंदर कहीं गहराई में मैं जानता था ये सपना नहीं था। सुबह की हल्की धूप खिड़की से अंदर आ रही थी। रात का डर कुछ कम तो हुआ था, पर मन के अंदर अब भी एक बेचैनी थी। माँ रसोई में नाश्ता बना रही थी, पापा मिठाई की दुकान के लिए तैयार हो रहे थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन मेरे दिल के भीतर कुछ अजीब सी घुटन थी। मैं चुपचाप टेबल पर बैठा था कि तभी रसोई से जोर की आवाज आई। हम सब दौड़ते हुए अंदर गए। देखा पानी का बड़ा स्टील का बर्तन फर्श पर गिरा पड़ा था और सारा पानी चारों तरफ बिखरा हुआ था। माँ घबरा गई। मैंने तो इसे कोने में ठीक से रखा था, ये खुद से यहाँ कैसे गिर गया? बर्तन फर्श पर इस तरह पड़ा था जैसे किसी ने उसे जोर से फेंका हो। उस पर हल्का सा डेंट भी पड़ गया था। पापा बोले, अरे कुछ नहीं, शायद ठीक से रखा नहीं होगा, किनारे पर होगा, खुद गिर गया होगा। पर माँ का चेहरा उतरा हुआ था, उनकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। हम सब चुप रहे और धीरे धीरे सब अपने अपने काम में लग गए। पापा दुकान चले गए, मैं और मेरा भाई भी साथ निकल पड़े। लेकिन जब हम बाहर निकले, पड़ोस के लोग अजीब नजरों से हमें देख रहे थे। कोई कुछ नहीं बोल रहा था, बस घूर कर देख रहे थे। पापा ने उनसे बात करने की कोशिश की, पर वो चुपचाप अपने घरों में चले गए। माहौल में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे सब कुछ जानते हों, पर कोई कहना नहीं चाहता। हम दिन भर दुकान पर रहे। शाम को जब लौटे तो रास्ते में हमने एक छोटा सा डॉगी देखा, बहुत प्यारा था। मैं और भाई दोनों उसे घर ले आए। हमने उसका नाम रखा शेरू। घर पहुंचे तो देखा पड़ोसी फिर से हमें देख रहे थे। उनकी निगाहों में कुछ था, डर या रहस्य, पता नहीं। घर में कदम रखते ही शेरू जोर से भौंकने लगा। वो दरवाजे के पास ही खड़ा था और लगातार एक ही दिशा में देख रहा था, उस बंद कमरे की ओर। उसकी आंखें बड़ी हो गई थीं, पूंछ नीचे झुकी थी और उसके मुंह से हल्की कराह जैसी आवाज आ रही थी। मैंने उसे गोद में उठाया, प्यार से कहा, शांत हो जा शेरू, कुछ नहीं है। लेकिन वो मान नहीं रहा था। उसकी नजरें उसी बंद दरवाजे पर टिकी थीं। तभी मां आई। हमने शेरू को दिखाया, वो मुस्कुराई, अरे कितना प्यारा है। पर पापा का चेहरा गंभीर था। उन्होंने बस इतना कहा, कल सुबह इस घर में रामायण पाठ करवाते हैं। काफी दिन से यह घर बंद पड़ा था। ऐसे घरों में पहले पूजा करवा लेना अच्छा होता है। शाम ढल चुकी थी, सबने खाना खाया
और हम अपने अपने कमरों में चले गए। रात का सन्नाटा फिर लौट आया था। मैं अपने बिस्तर पर लेटा मोबाइल चला रहा था कि तभी खिड़की के पार नजर गई और वही काली साड़ी वाली औरत फिर आंगन में खड़ी थी। इस बार वह हिल नहीं रही थी, बस अंधेरे में खड़ी होकर मुझे घूर रही थी। उसकी आंखें अब साफ दिख रही थीं, लाल, चमकती हुई। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैं झटके से उठा, दरवाजा खोला और बाहर भागा, लेकिन बाहर पहुंचते ही वो गायब हो गई। बस हवा चल रही थी और उस हवा में वही जली मांस की बदबू थी। अब मेरा डर यकीन में बदल चुका था। इस घर में कुछ तो है, कुछ ऐसा जो हमें यहां नहीं देखना चाहता। रात के करीब 1 बज रहे थे। पूरा घर सो चुका था, पर अचानक पूरे मकान में किसी के रोने की आवाज गूंजने लगी। वो रोना इतना दर्द भरा था जैसे किसी की जान निकल रही हो। मैं घबरा कर उठ बैठा। आवाज सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे माँ पापा और भाई को भी सुनाई दे रही थी। हम सब हड़बड़ाकर बाहर आंगन में पहुंचे। चारों तरफ देखा, पर कोई नहीं था। माँ बोली, ऐसा लग रहा था जैसे कोई यहीं पास बैठा रो रहा हो। पापा ने गहरी सांस ली और बोले, शायद बाहर सड़क पर कोई रो रहा होगा। शांत मौसम है, इसलिए आवाज पास लग रही है। पर माँ की आंखों में डर था। वो धीरे से बोली, मुझे नहीं लगता ऐसा है, इस घर में कुछ ठीक नहीं है। पापा झुंझलाए, अरे कैसी बातें करती हो, सुबह रामायण पाठ हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। हम सब अंदर लौट आए, पर शेरू अभी भी आंगन में खड़ा था और उसी तरफ लगातार भौंक रहा था जहां वो बंद कमरा था। मैंने जाकर उसे गोद में लिया। उसका शरीर कांप रहा था, उसकी आंखों में डर था। वो कुछ देख रहा था जो हम नहीं देख पा रहे थे। काफी देर तक वो चुप नहीं हुआ। फिर हम उसे जबरदस्ती अंदर लाए, खाना दिया और सब सोने चले गए। मैं अपने कमरे में था, फोन पर कुछ देख ही रहा था कि खिड़की के बाहर फिर वही काली साड़ी वाली औरत खड़ी थी। इस बार वो धीरे धीरे सिर घुमाकर मेरी तरफ देखने लगी। चेहरा आधा जला हुआ था और होंठों पर हल्की मुस्कान, जिसमें डर भी था और पागलपन भी। मैं डर के मारे उठकर बाहर भागा, पर जैसे ही पहुंचा वो गायब हो चुकी थी। अब हवा में वही भयानक बदबू फैल चुकी थी, जैसे किसी ने तेल में कुछ जलाया हो। मैंने सोचा, अगर ये सब माँ पापा को बताऊंगा तो वो कहेंगे भ्रम है, इसलिए चुप रहा। पर दिमाग में बार बार वही सवाल घूम रहा था, अगर ये भ्रम है तो मुझे ये सब इतना साफ क्यों दिख रहा है। मैंने खुद से कहा, सुबह रामायण पाठ हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, और बिस्तर पर लेट गया। आंखें बंद हुई ही थीं कि फिर वही रोने की आवाज आई, इस बार और पास से, जैसे कोई कमरे के कोने में बैठा सिसक रहा हो। मैंने धीरे से आंखें खोली, कोई नहीं था, पर अब ये आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। माँ पापा भी बाहर आ गए। माँ बोली, पता नहीं क्यों, लेकिन जब से इस घर में आए हैं दिल घबराता रहता है। पापा ने कहा, सुबह रामायण होगी, सब शांत हो जाएगा। और सच में अगली सुबह रामायण पाठ शुरू हुआ। पर जैसे जैसे मंत्रों की आवाज गूंजने लगी, घर के अंदर एक अजीब सी घुटन फैलने लगी। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे कोई मेरे कान के पास रो रहा हो। किसी के दर्द की आवाज बस मुझे ही सुनाई दे रही थी। मैंने चारों तरफ देखा, सब सामान्य था, पर मेरे भीतर कुछ कांप रहा था। रामायण खत्म हुई और घर में थोड़ी शांति छा गई। सबको लगा अब सब ठीक है, पर मुझे नहीं पता था वो औरत और वो आदमी अभी भी यहाँ हैं और उनका खेल बस शुरू हुआ है। रामायण पाठ के बाद 2 दिन तक सब कुछ सामान्य रहा। घर में एक शांति थी, जैसे कोई तूफान गुजर चुका हो। पापा खुश थे, माँ के चेहरे पर भी थोड़ी राहत थी, पर मेरे अंदर अब भी एक डर बैठा था। हर आवाज, हर परछाई मुझे डरा देती थी। शाम को पापा बोले, आदित्य, कल तेरे फूफा जी आ रहे हैं देवगढ़ किसी काम से, 2 दिन हमारे पास ही रहेंगे। ये सुनकर माँ मुस्कुरा उठी। अच्छा है, घर में रौनक रहेगी। फूफा जी का आना हमेशा हमें खुशी देता था। वो मजाक करते थे, हंसाते थे, घर में एक अलग माहौल बना देते थे। अगले दिन वो आए, सामान्य से, हंसमुख और बिल्कुल बेफिक्र। रात के खाने पर सब साथ बैठे। फूफा जी बोले, अरे कितना अच्छा घर है तुम्हारा, इतना बड़ा और सस्ता भी, कितनी किस्मत वाले हो तुम।
मैं हल्की हंसी में जवाब देने ही वाला था कि अचानक शेरू भौंकने लगा। वो गेस्ट रूम की तरफ देख रहा था जहां फूफा जी को सोना था। उसकी नजरें दरवाजे पर जमी थीं। वो गुर्राता हुआ पीछे हट गया। फूफा जी बोले, अरे क्या हुआ इसे? पापा ने कहा, कुछ नहीं, नया है, डरता रहता है। पर मुझे पता था शेरू कुछ महसूस कर रहा था। खाना खत्म हुआ, सब अपने अपने कमरों में चले गए। रात गहराने लगी। मैं अपने कमरे में लेटा था पर नींद नहीं आ रही थी। करीब 1 बजे के आसपास अचानक पूरे घर में एक तेज चीख गूंजी। वो आवाज फूफा जी के कमरे से आई थी। हम सब हड़बड़ाकर दौड़े। दरवाजा बंद था पर अंदर से फूफा जी की घबराई हुई आवाज आ रही थी, दरवाजा खोलो, जल्दी खोलो। पापा ने जोर से धक्का मारा। दरवाजा खुल गया। फूफा जी कमरे के कोने में बैठे कांप रहे थे, चेहरा पसीने से भीगा हुआ, आंखें डरी हुई। पापा बोले, क्या हुआ जीजा जी? पर वो कुछ नहीं बोल पा रहे थे, बस कांपते हुए कमरे की तरफ इशारा किया। हमने लाइट जलाई। कमरे में सब कुछ सामान्य था पर माहौल भारी था, जैसे वहां कुछ अभी अभी घटा हो। पापा ने फिर पूछा, क्या हुआ? कुछ पल की चुप्पी के बाद फूफा जी ने कांपती आवाज में कहा, यहां एक औरत थी। सब हैरान रह गए। कौन औरत? पापा ने पूछा। फूफा जी बोले, काली साड़ी में थी, चेहरा पूरा जला हुआ। वो कोने में बैठी रो रही थी। मैं उठा तो देखा पंखे से एक आदमी लटका हुआ था। कमरे में सन्नाटा छा गया। फूफा जी की सांसें तेज चल रही थीं। वो औरत उठी और उसने मेरे सीने पर हाथ रखा। उसके हाथों से खून टपक रहा था। मां डर के मारे रोने लगी। मैं सिहर कर पीछे हट गया। पापा ने उन्हें संभालते हुए कहा, शायद कोई बुरा सपना देखा है। लेकिन अब उनके खुद के चेहरे पर भी डर था, क्योंकि इस बार वो चीज सिर्फ मुझे नहीं दिखी थी। रात किसी तरह गुजरी। किसी की आंखों में नींद नहीं थी। फूफा जी ने सुबह होते ही कहा, मैं यहां एक पल भी नहीं रुकूंगा। मुझे माफ करना, लेकिन यह घर ठीक नहीं है। और वो अपना सामान लेकर चले गए। उसके बाद पूरे घर में सन्नाटा फैल गया। सबको यकीन हो चुका था इस घर में कोई है, और अब वो सिर्फ दिख नहीं रही बल्कि गुस्से में है। फूफा जी के जाने के बाद घर का माहौल बिल्कुल बदल गया था। अब किसी को भी उस मकान में चैन नहीं था। मां हर समय डरी रहती। पापा भी अब चुप चुप से रहने लगे थे। और मुझे तो हर कोने में वही साया महसूस होता था। दिन में सब कुछ सामान्य लगता, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, दीवारों से एक अजीब सिहरन निकलने लगती। कभी पानी अपने आप बहने लगता, कभी दरवाजे अपने आप खुल जाते। रात को रसोई से बर्तनों के गिरने की आवाज आती, और शेरू अब हर शाम उसी बंद कमरे के सामने खड़ा होकर लगातार भौंकता रहता। मां अब रोने लगी थी। उन्होंने पापा से कहा, मैं अब इस घर में नहीं रह सकती। पर पापा ने मना किया, ऐसा कुछ नहीं है, बस डर हमारे दिमाग में बैठ गया है। लेकिन उसी रात जब वो बंद कमरा अपने आप हिला और भीतर से किसी औरत की चीख आई, तब पापा का चेहरा भी सफेद पड़ गया। अगले ही दिन वो एक तांत्रिक को लेकर आए। मोटा शरीर, माथे पर राख लगी हुई, गले में हड्डियों की माला, आंखों में एक अजीब चमक। उन्होंने घर में कदम रखते ही कहा, इस जगह पर कोई अधूरी आत्मा है और अब वो जाग चुकी है। मां के हाथ कांपने लगे। पापा ने उनसे कहा, पंडित जी, जो भी करना है जल्दी कीजिए। तांत्रिक ने घर के बीचों बीच अपनी चटाई बिछाई और कुछ अजीब चीजें निकालने लगे। नींबू, राख, लाल कपड़ा और कुछ छोटे छोटे मिट्टी के दीपक। रात के लगभग 12 बजे उन्होंने पूजा शुरू की। मंत्रों की आवाज धीमे धीमे भारी होने लगी। हवा में धुआं फैल गया। दीपक की लौ कांप रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे घर की दीवारें खुद सिसक रही हों। अचानक कमरे के कोने में वही काली परछाई दिखाई दी। किसी ने देखा नहीं, पर मैंने साफ देखा। वो औरत वहां खड़ी थी, जली हुई गुस्से में, और तांत्रिक की तरफ घूर रही थी। मंत्रों की आवाज तेज होती गई। दीपक बुझने लगे। तांत्रिक चिल्लाए, कोई दरवाजा मत खोलना। पूरा घर हिलने लगा। फर्श पर बर्तन अपने आप गिरने लगे। दीवारों से आवाजें आने लगीं, जैसे कोई दीवार के अंदर बंद हो और बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। मां चीख उठी, पर तांत्रिक आंखें बंद किए मंत्र पढ़ते रहे। अचानक हवा इतनी तेज चली कि सारे दीपक एक साथ बुझ गए।
पूरा घर अंधेरे में डूब गया और उसी अंधेरे में वो औरत और वो आदमी तांत्रिक के ठीक सामने खड़े थे। वो दोनों चीखे, एक ऐसी चीख जो किसी इंसान की नहीं थी। तांत्रिक ने अपनी आंखें खोली, हाथ उठाया और मंत्र बोला, अब जा, इस जगह से मुक्ति पा। हवा में धुएं का बड़ा सा भंवर बना और वो दोनों आकृतियां उसमें समा गईं। एक पल में सब शांत हो गया, कमरा ठंडा पड़ गया। तांत्रिक ने गहरी सांस ली और बोले, अब ये घर खाली हो चुका है, उनकी आत्माएं अब इस जगह से मुक्त हो गई हैं। पापा ने उन्हें धन्यवाद कहा। वो रात जैसे तैसे गुजरी। अगली सुबह सूरज की रोशनी में घर कुछ अलग लग रहा था, हल्का, शांत और पहली बार सुकून भरा। कई दिन बीत गए, सब सामान्य था। कभी कोई आवाज नहीं आई। शेरू भी अब शांत रहता था। पर कभी कभी रात के सन्नाटे में जब मैं अपने कमरे की लाइट बंद करता तो मुझे लगता जैसे कोई फिर से वहीं खड़ा है, वही काली साड़ी वाली औरत। अब वो डराती नहीं, बस चुपचाप देखती रहती है। शायद वो अब भी वहीं है, बस किसी और वक्त का इंतजार कर रही है। तो दोस्तों, ये थी देवगढ़ की परछाई, एक ऐसी कहानी जहां घर ने अपने ही रहस्य से जिंदगियां बदल दी। अगर कहानी ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए हों तो जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल अंतरिक्ष ज्ञान को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली कहानी में हम फिर उतरेंगे डर की उसी गहराई में जहां सन्नाटा भी बोलता है।